हम कर्म के आधार पर किसी को श्रेष्ठ मानते हैं, जन्म के आधार पर नहीं। पर आप वहीं देखिएगा, मोदी जी ने एक किताब लिखी जिसकी कुछ ही प्रतियां मार्केट में आई, क्योंकि तब तक क्रिटिसिज्म आ चुका था। उस किताब का नाम था कर्म योग। उस किताब में उन्होंने लिखा कि जो वाल्मीकि समुदाय है या वो लोग हैं जो नाले साफ करते हैं, नालियां साफ करते हैं, उन लोगों को कुछ आध्यात्म की प्राप्ति होती होगी, किसी तरह का स्पिरिचुअलिटी का एक्सपीरियंस होता होगा, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। ये सोच अपने आप में सामाजिक न्याय विरोधी सोच है कि जो व्यक्ति नाले में उतरा, आप कह रहे हैं कि उसको बहुत खुशी मिलती होगी। किसी नाले में उतर कर खुशी मिलती है? मैं कई बार, क्योंकि मैं देखिए पिछले महीने ही कितने लोगों तक ये खबर पहुंची कि नाले में, दिल्ली में, देश की राजधानी में नाले में दम घुटकर एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती। कितने लोगों तक ये खबर पहुंची? आप उस सिचुएशन की परिकल्पना कीजिए कि जब वो व्यक्ति नाले में डूब रहा होगा, उसके मन के भीतर कितनी पीड़ाएं हो रही होंगी। वो क्या सोच रहा होगा कि मेरे बच्चों को क्या होगा, मेरी पत्नी का क्या होगा, किसके साथ क्या क्या होगा। उत्तर प्रदेश में हमने हरिओम वाल्मीकि जी को देखा, उनके गर्दन पर लात थी, वैसे ही गर्दन दबाई गई जैसा हमने अमेरिका में मूवमेंट देखा। जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर में काले समुदाय, मतलब कहते हैं उस समुदाय से आते थे, ब्लैक समुदाय से, उनके गर्दन पर भी ऐसे ही लात रख के उनको मारा गया। पर एक अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है वहां और यहाँ। वहां कम से कम हमें ये देखने को मिला कि जो व्हाइट समुदाय के लोग थे वो अपने घुटनों पर बैठकर माफी मांग रहे थे कि हमने जो इतिहास में गलतियां की उसके लिए हम माफी मांगते हैं। पर ये चीज हमें भारत में देखने को नहीं मिलती। उल्टे जब सीजेआई के ऊपर जूता चलाया जाता है तो कई लोग उसको डिफेंड करने आने लग जाते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, कई ऐसे अकाउंट्स थे जिन्होंने ऐसे वीडियोस बनाए कि सीजेआई के, हमारे गवई जी के गले में हांडी है और उनका चेहरा नीला है और उनको जूता मारा जा रहा है। ये वीडियोस बनाए, उन लोगों को जेल में नहीं डाला गया। उल्टे जो लोग उनके लिंचिंग की रणनीति बना रहे थे, जिन्होंने कहा कि उन पे थूका जाना चाहिए, उनको भाजपा के लोग बाहर निकाल रहे थे। मैं ये बातें इसलिए दोहरा रही हूं क्योंकि यही समाज की सच्चाई है। और जब तक इस समाज की सच्चाई को न लिखा जाएगा, न पढ़ा जाएगा, न बोला जाएगा, तब तक हम समाज में डिफरेंस नहीं देख सकते हैं कि समाज में कोई बदलाव होगा। अफ्रीका के आदिवासी समुदायों की एक कहावत है, Until the lions have their own historians, the history of the hunt will always glorify the hunter. जब तक आप अपने किस्से कहानियां नहीं लिखेंगे, अपने नायक नायिकाओं के बारे में नहीं लिखेंगे, तब तक उनको कोई जानेगा कैसे, पढ़ेगा कैसे, उन्होंने क्या किया, कोई बतलाएगा कैसे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सिलसिला चलना चाहिए। और इसीलिए मैं निगम जी को बहुत बधाई भी देती हूँ कि आपने ये किताब लिखी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स में हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सभी को जानना चाहिए। मैंने किताब पढ़ी और मैंने आने के लिए ऐसे हामी नहीं भरी, आप पूछिएगा इनसे। मैंने पहले कहा आप मुझे किताब भेजिए, मैं पढ़ूंगी और तभी मैं इसके लिए ओके करूंगी। और जब मैं यहाँ आ रही थी, मेरे मन में भी एक विचार आ रहा था कि ऐसी किताबों की क्या जरूरत है समाज में। जरूरत इसलिए है क्योंकि ऐसा होता है ना कि कोई किसी को ग्लोरीफाई कर रहा है और किसी का दर्द भी मुख्य धारा में, मेन स्ट्रीम में नहीं आ रहा है। और मैं ये चाहती हूँ, मैं ये दिल से चाहती हूँ कि जो शब्द है हमारे वो आंसू ना बने, वो एक एक शब्द चोट बने, आघात करें। जो मुख्य धारा कभी जिस बात को बताना नहीं चाह रहा है उस मुख्य धारा पर आघात करे। जो एक जातिवादी कुर्बा है, जो हर किसी जाति में हो सकता है, मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ अभी जाति वर्ग में, हर किसी में हो सकता है, पर उस जातिवाद को नगण्य करते हुए उसको छोड़ करे। क्योंकि अगर साहित्य बहुजनों का साहित्य है, अगर हमारा साहित्य है, तो वो विरोध का साहित्य होगा, वो अपने आप में आवाज होगा। और इसीलिए मैं इस किताब की आज जो सेरेमनी है उसमें मैं आई भी हूँ, ताकि मैं अपनी बातों को शेयर कर पाऊँ कि देखिए कि कैसे इतिहास लिखा जाता है, किनका इतिहास लिखा जाता है, कैसे परसेप्शंस गढ़े जाते हैं, कैसे नैरेटिव्स बनाए जाते हैं। इसका एक एग्जाम्पल ही हमने देखा हियरिंग में, सुनवाई में, जो लैंड फॉर जॉब वाला हियरिंग हुआ। आप खुद सोचिए कि 13 साल 14 साल के रहे तेजस्वी जी, उस 14 साल के मतलब बच्चे जो है ना, उनके ऊपर में आरोप लगा दिया कि करोड़ों का गबन कर दिया।
अब बताइए, मतलब एक लेटर है, मैं कहूँगी अगर आपको समय मिले तो गोपालगंज से रायसीना किताब में ये जो फिलिप की एक लेटर है उसको जरूर पढ़िए। उसमें वो लिखते हैं कि लालू जी अगर एक बार कह देते तो पूरा समाज अपना घर द्वार बेच करके उनके सामने आके खड़ा हो जाता, क्योंकि वो लोग इतना प्रेम करते थे। लालू जी को पैसों की क्या आवश्यकता। आप खुद सोचिए, उन्होंने जो बॉन्ड बनाया लोगों से वो कोई मटेरियलिस्टिक बॉन्ड नहीं था। जिस समय किडनी ट्रांसप्लांट होना था, कई लोग खुद जाकर के बैठे थे बाहर, बोल रहे थे हम लालू जी को किडनी देने आए हैं। सोच लीजिए, जीवन दान से बड़ा कोई दान नहीं होता है। और उसके लिए वो लोग आए हुए थे क्योंकि वो आत्मा का जुड़ाव है, आत्मीय जुड़ाव है। और ये जुड़ाव सामाजिक न्याय पसंद लोग ही कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, बना सकते हैं। और इसीलिए ऐसी किताबों की आवश्यकता भी है जो सच्चाई को सामने लेकर के आए, जो ये बताए कि नहीं, तुम अगर हमारे नायक नायिकाओं के ऊपर दाग लगाओगे, कीचड़ फेंकोगे, तो हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए ऐसी किताबों की आवश्यकता भी है। इसीलिए, और आज की सेरेमनी के लिए मैं एक कविता भी मुझे बहुत पसंद आई थी जो बहुत इसको डिफाइन करती है, तो उसको मैं लेकर के भी आई थी कि आपके सामने पढ़ूंगी। ये डॉक्टर सीवी भारती की कविता है। हमारी भागीदारी के लिए योग्यता की शर्त कब तक फेंकोगे तुम, अपना मकर जाल हम पर, घबराओ नहीं, समय आ रहा है जब हम भी बंधेंगे तुमसे दौड़ने की शर्त, जीतेंगे बाजी, तोड़ेंगे तुम्हारे दर, सुनो परिवर्तन की सुगबुगाहट, हवा का रुख पहचानो पहचानो पहचानो। हवा का रुख बदल रहा है। और यही जो किताब लिखी गई है, मैं ये मानती हूँ और जानती भी हूँ, कई ऐसी किताबें लिखी जाएंगी। एक कहानी मैं आपके बीच शेयर करूँ अगर समय है तो। एक कहानी बस शेयर कर रही हूँ, ये है कि मैं खुद कहीं सफर कर रही थी, मुझे एक व्यक्ति मिले, नाम काल्पनिक बता रही हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप वो कहानियां शेयर करेंगे तो हो सकता है उनकी नौकरी पर भी खतरे आ जाएं। दिनेश राम, ये वो व्यक्ति हैं जो मुझे खुद मिलने आए और बोले कि मैम हमको आपको कुछ बताना है। बोले बताइए। वो आए, वो हमको बोले कि हम लोग अपने घर में सिर्फ एक तस्वीर रखे हैं जिसकी हम पूजा करते हैं। लेकिन बोले कौन? तो बोले लालू जी। और फिर मैं सोची कि क्यों, मैंने पूछ भी लिया क्यों। तो वो बोले कि मेरे पिताजी जमींदारों के यहाँ बंधुआ मजदूर थे, मजदूरी करते थे, और उनसे पेपर पर ठप्पा लगवा लिया गया क्योंकि उनको साइन करना नहीं आता था। कर्ज उनके नाम पर उठा लिया गया, उनको पता तक नहीं था। और जब बैंक के अधिकारी उनसे पैसा लेने आए, उनको थाने लेकर के गए, तब ये रो रहे थे। रोते रोते ये और उनका पूरा परिवार लालू जी के यहाँ पहुंचा और बताई परिस्थिति। लालू जी ने फोन किया, ना सिर्फ उनके पिता को छुड़वाया, 14 कट्ठे जमीन उनको दिया और उस पर काम करते हुए आज वो उस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि आत्मसम्मान के साथ जी पा रहे हैं, जिंदगी बिता पा रहे हैं। ऐसी कई कहानियां हैं। ये कहानियां, इन कहानियों को कलमबद्ध करने की जिम्मेदारी हर उस व्यक्ति की है जो सामाजिक न्याय पसंद है। और मैं सामाजिक न्याय की अवधारणा में सिर्फ कहते हैं ना कि दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान ही नहीं है, अभिजात वर्ग के लोग भी। आप खुद सोचिए, अगर वीपी सिंह नहीं होते तो मैं शायद यहाँ मौजूद नहीं होती। पिछड़ों के आरक्षण को ला करके, मंडल मसीहा यूं ही नहीं कहा जाता है, पिछड़ों के आरक्षण को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। अर्जुन सिंह ने यूनिवर्सिटीज में इंप्लीमेंट किया और उसके चलते आज पिछड़े तबके, अति पिछड़े तबके यूनिवर्सिटी पहुंच पाए। क्योंकि वो रिजर्वेशन नहीं होता तो शायद हम लोग यहाँ नहीं होते। और सामाजिक न्याय की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि सामाजिक न्याय आपको एक अलग सोचने का तरीका और विजन देता है। जैसे कि एक लेख है राम मनोहर लोहिया जी का, निराशा के ऊपर में, कि जब निराशा का माहौल हो तो आप क्या करते हैं। वो सारी बातें करते हैं कि आपको डरना नहीं, घबराना नहीं। एक बात जो उन्होंने कही, जैसे कि यूरोप में हो, अमेरिका में हो, अवसर की समानता के ऊपर बात की जाती है कि सबको समान अवसर हो, पर यहाँ विशेष अवसर की अवधारणा ही सामाजिक न्याय से निकली हुई अवधारणा। विशेष अवसर मतलब अफर्मेटिव एक्शंस के थ्रू इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्विटेबल अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना। तो ये काम सामाजिक न्याय पसंद लोग ही कर सकते हैं। तो मेरा यही मानना है कि जिन 20 लोगों के नाम है, जिसमें सिर्फ एक महिला है, बहन मायावती जी, जिनका दिल से बहुत मैं सम्मान करती हूँ और बहुत मजबूत महिला है। वो तस्वीर इतिहास की सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मजबूत तस्वीर है जब वो अंदर घुस रही होती है सदन में और सभी लोग उनके सम्मान में खड़े होते हैं। मैं चाहती हूँ कि ये तस्वीर हर बार इस देश में देखी जाए। इस तरह की तस्वीरें जब महिलाएं आगे निकले, वंचित तबका आगे निकले और सभी लोग ससम्मान खड़े हों, तस्वीर बदले। सिर्फ ऐसा ना लगे कि एक महिला, क्योंकि इसमें
देश मतलब क्या देश छोड़े पूरी दुनिया की सबसे क्रांतिकारी महिला फूलन देवी जी इसमें नहीं थी। इसमें कुछ चीजें हैं जैसे कि जो बहुत मेन स्ट्रीम जैसी लगती है, जैसे कि एक बात भी लिखी हुई थी बहुत कुछ बातें जिसमें डिसएग्री भी करती हूँ, पर ये एक खुशी का पल है कि हम ऐसी किताबें देख पा रहे हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि निगम जी और हम लोग सभी लोग ऐसी कहानियों को कलमबद्ध करेंगे, अपने नायक नायिकाओं को कलमबद्ध करेंगे, उनको लिखेंगे, सामाजिक न्याय के मुख्य धारा जो है उनमें अपने नायकों के इतिहास को भी जोड़ेंगे। वरना जिनके हाथों में इतिहास लिखने का कहते हैं ना कि खुद ही सब कुछ रखे हुए थे, वो बांटेंगे नहीं अपने मन से, तो हमको छीनना पड़ेगा। तो ये अपॉर्चुनिटी छीनिए और अपने बारे में, अपने नायक नायिकाओं के बारे में खुद लिखिए। सामाजिक न्याय की मसीहा किताब के लिए आज हम लोग यहाँ पर हैं, और क्योंकि पहला शब्द ही है सामाजिक न्याय, तो हमको ये समझने की जरूरत है कि सामाजिक न्याय मतलब क्या है। बहुत इजीली, बहुत आराम से नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो बहुत आसानी से इसका इस्तेमाल करते हैं। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय सबसे पहला जो सबसे पहले जिस व्यक्ति के बारे में, क्योंकि 20 लोगों के बड़े बड़े कहते हैं ना कि विचारक हुए, मसीहा हुए, उनके नाम है इस किताब में, उनके ऊपर चैप्टर्स लिखे गए हैं। पर किताब की शुरुआत ही हुई है राम मनोहर लोहिया से। राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि हमने मनाई थी 12 अक्टूबर को, और राम मनोहर लोहिया इसको डिफाइन भी करते हैं कि सामाजिक न्याय क्या है। न बड़ों से बैर, न छोटों से नफरत, यही है सामाजिक न्याय। और इसी सामाजिक न्याय की विचारधारा को लेते हुए निगम जी ने जो किताब लिखी, 20 नायक नायिकाएं हैं। पर क्योंकि खुद भी आप अपने भीतर, अपने आसपास एनालाइज कीजिए, जैसे कि इस कमरे में भी महिलाओं की संख्या कम है, नगण्य जैसी है, थोड़ा वैसा ही मुझे किताब में दिखा। और किताब की सीमा होती है, पन्नों की सीमा होती है। 200 पन्नों में ही समेटना था निगम जी को, और बहुत अच्छे से इन्होंने समेटा है। पर महिला के तौर पे नायिका के रूप में मैंने सिर्फ बहन मायावती जी को वहां देखा, और जैसा कि हमारे मॉडरेटर ने भी कहा कि बहुत सारे क्रिटिसिज्म भी आए और बहुत सारे कहते सुझाव भी आए। सुझाव में ये था कि आप फूले दंपत्ति को जोड़िए, और बिना बाबा साहब के, बिना भीमराव अंबेडकर के सामाजिक न्याय की परिकल्पना ही अधूरी है। और साथ ही साथ क्योंकि ये किताब शुरू हुई तो जो पहला पन्ना ही मैंने पढ़ा, अच्छा लगा ये देखकर कि निगम जी ने किताब को अपनी पत्नी को डेडिकेट किया है। इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ ही साथ क्योंकि इस किताब में जैसे जैसे आप चैप्टर्स पढ़ेंगे बहुत सारी चीजें निकल करके आएंगी। पहला, अगर आप सारे वाक्य तो हम जिस पर चर्चा नहीं कर सकते, लेकिन एक घटना जो बहुत इंटरेस्टिंग है, जो मुझे लगता है कि आज के नेताओं को उससे सीख भी लेनी चाहिए, हम लोग उस रास्ते पर चल भी सकते हैं। जैसे चौधरी चरण सिंह, खुद किसान समुदाय के लिए सबसे ज्यादा अगर वोकल इस देश में कोई हुआ, कोई लड़ा, तो वो चौधरी चरण सिंह जी थे। वो खुद, क्योंकि आज देखिए मैं बिहार से हूँ और मैं ये कहे बिना रह ही नहीं सकती कि चाहे थाना हो चाहे ब्लॉक हो, बिना भ्रष्टाचार के एक आधार कार्ड तक पास नहीं हो रहा है। इसी तरह की परिस्थिति तो पहले भी रही। चौधरी चरण सिंह जी खुद थाने पहुंच गए थे ये कहते हुए थानेदार को कि मेरा पॉकेट मार लिया गया है, मेरे पास पैसे नहीं है, मुझे भैंस खरीदना था, और थाने में उनकी रबड़ नहीं ली जा रही थी। फिर किसी ने आकर उनको कहा, अरे कुछ पैसा जमा कीजिए, काम हो जाएगा। उन्होंने 35 रुपये उनको दिए, और उसके बाद कहा गया अच्छा दस्तखत करिए। मोहर लगाया, उन्होंने लिखा था चौधरी चरण सिंह। पूरे थाने में हड़कंप मच गया कि अच्छा ये चौधरी चरण सिंह जी हैं। और इस तरह से वो खुद वहां पहुंचते हैं, पहुंच करके उन्होंने थाने में ये खुद समझा कि जनता किस चीज से गुजर रही है, कितनी विभत्स परिस्थिति है। और ये आज भी किया जा सकता है, बहुत आसानी से किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। पर जब सामाजिक न्याय की बात होती है, बहुत बड़े बड़े नायक नायिकाओं को इन्होंने उस किताब में सम्मिलित किया है, चाहे वो जयप्रकाश जी हो, चाहे वो वीपी सिंह हो, विंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी हो, लालू जी हो, कांशीराम हो, मायावती जी हो, मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी हो, राहुल जी हो और तेजस्वी जी हो। और सबसे इंटरेस्टिंग जो मुझे लगा वो ये था, किताब शुरू हुई राम मनोहर लोहिया पे, और पहली किताब, क्योंकि मैं मान रही हूँ कि अगली किताब भी जरूर आएगी, तो जो लास्ट चैप्टर है वो तेजस्वी जी पर अंत हुआ है। तो मुझे ये देख करके खुशी भी हुई, क्योंकि इतनी कम उम्र में जो तेजस्वी जी ने काम किया है वो काबिल तारीफ है। इसलिए कहती हूँ क्योंकि 17 महीने का कार्यकाल कोई बहुत बड़ा कार्यकाल नहीं होता।
होता है। हमने प्रधानमंत्री को जी को देखा, 11 साल से प्रधानमंत्री हैं। पर मैं मानती हूँ कि अगर आप तेजस्वी जी को, उम्र बहुत ज्यादा नहीं है, पर आप तेजस्वी जी को खड़े कीजिएगा प्रधानमंत्री जी के सामने, प्रधानमंत्री जी बहुत 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 छोटे नजर आते हैं। काम आपको कहते हैं ना कि एक दूसरे से अलग बनाता है। जहां एक तरफ आप नफरत वाली भाषा देखते हैं प्रधानमंत्री जी के मुंह से, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी जी हैं सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाले। हाल ही का मैं एक पॉडकास्ट सुन रही थी, वहां वो खुलकर बोले